नमस्कार। स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 162वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो यह टेस्ट नंबर है 162। पहले प्रश्न पर आएंगे। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। ये प्रश्न कह रहा है कि जैसे ही ट्रेन चलती है उसमें बैठे हुए यात्रियों का जो सिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, और अगर ब्रेक लगती है तो आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? क्या रहेगा? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण, क्या रहेगा? यह है स्थिरता का जड़त्व। ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? इनमें से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? कौन सा है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला या एस्फाल्ट, क्या रहेगा? यह रहेगा एस्फाल्ट। डी नंबर सही होगा। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा, जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम है, ये रिफाइंड पेट्रोलियम जो नहीं है, उसके निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोगों के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परिष्करण कहलाएगी। जबकि क्या है? एस्फाल्ट का उत्पादन पेट्रोलियम के परिशोधन के दौरान ही होता है। ध्वनि की प्रबलता निम्न में से मापी जाती है। इनमें से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किससे? आवृत्ति, आयाम, वेग या तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? तीसरा प्रश्न है, ये आयाम से मापी जाती है। बी नंबर सही हो गया। ऊपर का क्या था? अगला देखेंगे। सॉरी, व्याख्या देख लें। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ही होती है। वास्तव में प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित डायरेक्ट करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। जो टेलीविजन प्रसारण किया जाता है जिसमें श्रव्य संकेत हैं, इनको प्रेषित डायरेक्ट करने के लिए एक प्रयुक्त तकनीकी है आयाम आरोपण, स्पंद संकेत आरोपण या आवृत्ति आरोपण या समय विस्तार गुणन, क्या रहेगा? चौथा प्रश्न है, ये आवृत्ति आरोपण। सी नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देख लीजिए। एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीकी है यह आयाम मॉड्यूलेशन, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीकी क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन है। सॉरी, यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए। जो आयाम मॉड्यूलेशन है इसके द्वारा क्या है? श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीकी क्या है? इसमें आवृत्ति मॉड्यूलेशन है। और एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो के लिए क्या रहेगा? आयाम मॉड्यूलेशन रहेगा। और आवृत्ति मॉड्यूलेशन किसके रहेगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसके रहेगा? श्रव्य संकेतों के लिए रहेगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? वैसे रिपीटेड प्रश्न है। जो गौतम बुद्ध थे, इनके समय एक प्रसिद्ध जीवक थे। बाद में हालांकि इसका बौद्ध भिक्षु भी बने जीवक, लेकिन कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही सेवा करिएगा। आगे देखेंगे। हाँ, तो इसके दरबार से संबंधित, किसके दरबार से संबंधित थे ये? बिंबसार के चंद्रप्रद्योत या सेनजीत या फिर उदयन, यही रहेंगे बिंबसार। ए नंबर सही हो गया, पांचवा का। नेक्स्ट है, वैसे जीवक वैशाली के पुत्र थे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक
जो थे बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। भारतीय राजा कौन था जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया? आम्भी, पुरु यानी कि पुरस, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद कौन थे? तो ये पोरस थे, इनको पुरु भी कहते हैं। बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, देखिए इसके बारे में देख लीजिएगा। जो पुरु पोरस का राज्य जो था झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। नेक्स्ट है, हाँ इसकी थोड़ी सी और व्याख्या है। लेकिन हुआ क्या था इसमें? इसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे क्या है अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान कर दिए। निम्न में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? गोपाल, देवपाल, महीपाल या धर्मपाल? 7वां प्रश्न है ये धर्मपाल थे। धर्मपाल, इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बंगाल के पाल वंशी शासक, ये क्या पाल वंशी शासक थे धर्मपाल, उन्होंने की थी। वह एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात भी कहा गया है। क्या कहा गया है? परम सौगात कहा गया है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? काफ़ी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर आप टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या जैन उल आबेदीन? 8वां प्रश्न है ये, अलाई दरवाजा का जो निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ये नंबर सही रहेगा। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। कहाँ करवाया? कुतुब मीनार के निकट। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? जो बाबर थे इन्होंने अपनी आत्मकथा में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया? कन्नौज एवं बिलग्राम, विजयनगर एवं मेवाड़, रोहतास एवं सासाराम या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए जो बाबर थे इन्होंने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है वह थे विजयनगर और मेवाड़। क्या है? विजयनगर और मेवाड़ राज्यों का बाबर ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया। बी नंबर सही हो गया। 9वें का बी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया और उन्होंने कौन से थे? विजयनगर और मेवाड़ थे वो राज्य। बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुजाक ए बाबरी में, क्या है तुजाक ए बाबरी लिखे कहीं पर पाएंगे या तुजक ए बाबरी यहाँ पर लिखा है हालांकि, नामक ग्रंथ में लिखा। बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद रही है उसका निर्माण जो कराया था मीर बाकी ने करवाया था। कौन थे मीर बाकी? मीर बाकी जो थे बाबर के सेना नायक थे और बाबरी मस्जिद के बारे में सब कोई जानता। सॉरी, खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? ये जो खोंड विद्रोह है कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था खोंड विद्रोह?
गुजरात में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर पंजाब में? 10वां प्रश्न है ये। जो खोंड विद्रोह हुआ था ये हुआ था उड़ीसा में। सी नंबर सही हो जाएगा। खोंड विद्रोह 1837 में उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई? 11वां प्रश्न है, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना, नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। डी नंबर हो गया। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र वर्ष 1976 में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित हुआ। भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाति है। इनमें से कुछ जनजातियां दी। तो भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिकार प्राप्त किया कौन सी जनजाति है ऐसी? बैगा, थारू, गोंड या फिर जारवा। ये बैगा समुदाय के लोग हैं। बैगा समुदाय ये क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स हैं बैगा। माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, मोलस्क का या कीटों का, मत्स्य की संरचना का? जो माइकोलॉजी है मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मोलस्का का। मोलस्कों का अध्ययन किया जाता है। मोलस्क है क्या? घोंघा, जो घोंघा होता है, घोंघा सीप जो होते हैं, घोंघा का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? जो मानसून की उत्पत्ति होती है भारत में किन पवनों के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या फिर उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा? 14वां प्रश्न है, क्या रहेगा? तो दक्षिण और फिर पश्चिम में आ जाए केरला साइड में, तो फिर ये दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति ए नंबर सही हो गया। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। दुर्घटना के बाद व्यक्ति भूख, प्यास, स्वनियमन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जब दुर्घटना होती है तो व्यक्ति भूख, प्यास, स्वनियमन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है इससे? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क या कार्पस कैलोसम, कौन सा भाग प्रभावित होता है भाई? 15वां प्रश्न है ये। जो सेरिब्रम तो नहीं रहेगा, सेरिब्रम तो होगा, ठीक है, अनुमस्तिष्क कह लीजिए उसको। सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ व्याख्या भी देख लीजिए। यदि किसी दुर्घटना में किसी मनुष्य के मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति को भूख, प्यास, स्वनियमन पर नियंत्रण नहीं रख पाता व्यक्ति। और क्या हाइपोथैलेमस क्या करेगी? हाइपोथैलेमस सजीवों के शरीर में जैव स्थिरता को बनाने का केंद्र है या कह लें सहायक है। अलवार संतों में मात्र एक महिला संत कौन थी? जो अलवार संत थे इनमें से एक महिला संत कौन थी? 12 अलवार संत थे। तिरुमंगई पेरियालवा या तिरुमलराई अलवार या अंडाल। अलवार संतों में महिला संत जो थी अंडाल थी।
डी नंबर सही हो गया। यहाँ पर 12 अलवार संतों का विवरण दिया है मैंने, सॉरी। तिरुमंगई, अंडाल, पेरियालवा, या चौथा है तिरुमलराई अलवार, पोईगई और भूतार, नम्मालवार, कुलशेखर, पेलवार, तोंडर दिप्योड़ी, तिरुप्पान, मधुर कवि। आखिरी कौन है? मधुर कवि यहाँ पर है। जबकि अलवार संतों में मात्र एक महिला संत क्या थी? अंडाल थी। 17वां प्रश्न है, काली मिट्टी निम्न में से किस नाम से भी जानी जाती है? काफी लोग जानते होंगे, रिपीटेड है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट है ये। बांगड़, खादर, भूर या फिर रेंगुर। भाई काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता। डी नंबर सही हो गया। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगुर या रेगड़ का या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, चरनोजम। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2002, वर्ष 2000, वर्ष 1998, वर्ष 2006। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया वर्ष 2000 में किया गया। बी नंबर सही हो गया। निम्न में से मार मृदा कहाँ पाई जाती है? मार मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? यह है मार मृदा। मार मृदा कहाँ पाई जाती है? कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर, झांसी। जो मार मृदा पाई जाती है वो झांसी में पाई जाती है। डी नंबर सही हो गया। कुछ जानकारी ले लीजिए इसमें से और भी। देखिए, मार मृदा जो है बुंदेलखंड में पाई जाने वाली काली मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक मिट्टी है जो काली मिट्टी बुंदेलखंड में जो पाई जा रही है उसको दो भागों में बांटा गया। एक मिट्टी इसमें क्या, एक भाग क्या कहा जाएगा? कावड़ मिट्टी कही जाएगी, जबकि दूसरे को मार मिट्टी कहते हैं। मार मिट्टी में भी उर्वरा मिट्टी है। यह प्रकार की क्या है? उर्वरा शक्ति है इसमें ज़्यादा, और इसमें गेहूं कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है ये। मार मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्रों में कहाँ? झांसी, ललितपुर और बांदा। ये बुंदेलखंडी क्षेत्र है। झांसी, ललितपुर, बांदा तो इन जिलों में पाई जाती है। कर्मकांड का उल्लेख किस वेद में है? किस वेद में कर्मकांड का उल्लेख दिया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? 20वां प्रश्न है, यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है कर्मकांडों का। बी नंबर सही हो गया। स्टेपी बायोम का सर्वाधिक विकास रूस एवं यूक्रेन में किस मृदा में हुआ है? जो स्टेपी बायोम है, सर्वाधिक विकास रूस एवं यूक्रेन में किस मृदा में हुआ? चरनोज मृदा में, हरित मृदा में, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? चरनोज मृदा यानी कि काली, यही घास है स्टेपी। ए नंबर सही हो गया 21वें का। नेशनल जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1976, वर्ष 1952, वर्ष 1996 या फिर वर्ष 1946? देखिए, जो नेशनल जीन बैंक की स्थापना हुई वर्ष 1996 में हुई। सी नंबर सही रहेगा। 23वां प्रश्न कहता है, भारत में शतारी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो शतारी संप्रदाय है भारत में, इसके प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा मीर दर्द, नजमुद्दीन कलंदर, शेख अब्दुल सत्तार, शरफुद्दीन कलंदर। शतारी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे शेख अब्दुल सत्तार थे। सी नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देख लीजिए, मेरा मकसद था व्याख्या जानने का, बताने का, आपको ज़्यादा बताने का था। वैसे इसमें सत्तार शब्द इस्तेमाल किया गया, इसे आसानी से लोग जान पाएंगे। शतारी संप्रदाय का जो प्रवर्तक रहे सत्तार रहे हैं। ये शतारी शाखा मध्य एशिया, ईरान में इश्किया, तुर्की में विस्तामिया के नाम से प्रसिद्ध थी।
देखिए, मध्य एशिया और ईरान में जो शतारी शाखा थी उसको इश्किया कहते थे, जबकि तुर्की में विस्तामिया के नाम से प्रसिद्ध थी ये शतारी शाखा। भारत में इस शाखा के जो प्रवर्तक हैं अब्दुल सत्तार थे। जापान के 4 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान के 4 द्वीप हैं, कौन से 4 द्वीप हैं जापान के, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? मैंने तो इसमें क्रम से ही लिखने की कोशिश की है। होंशु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। कौन सा रहेगा? होक्काइडो, यहाँ पर हाँ क्रम वाइज नहीं लिखा है वैसे। होंशु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें से? 24वां प्रश्न है। होंशु रहेगा। आगे देख लीजिए। 4 द्वीपों में होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। यहाँ पर ये क्रम से लिखें। होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। होंशु दूसरे नंबर का है, सबसे बड़ा है ये। और इन 4 द्वीपों में होंशु सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है इसी द्वीप में स्थित है। पूछ लिया जाता है अक्सर। पर्वतों का सागर कहा जाता है। जो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है भाई? श्रीलंका, बहरीन, ब्रिटिश कोलंबिया या कनाडा को? जो प्रश्न कह रहा है कि पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सी नंबर सही रहेगा। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, जबकि बहरीन को मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कहा जाता है। तो आज के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए जुड़े हैं। लाइक शेयर जरूर करिए, देखते जाइए। थैंक यू।